आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ा। ओके। अब बुद्धिज्म जो था, कास्ट की जो हायरार्की थी उसको चैलेंज किया, जैनिज्म ने उसको चैलेंज किया, पॉलिटिकल लाइफ को इम्पैक्ट किया बुद्धिज्म ने। जो मौर्यन एम्पायर था उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में, उसको रन करने में बुद्धिज्म ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैनिज्म भी कास्ट हिरार्की के खिलाफ है, सोशली भी इम्पैक्ट किया, रिलीजियसली भी इम्पैक्ट किया, क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। बुद्धिज्म बिलीव करता है नॉन वायलेंस, जैनिज्म बिलीव करता है नॉन वायलेंस के ऊपर। जो लोअर कास्ट के लोग थे या एक्सप्लॉइटेड लोग थे उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडॉप्ट किया। तो सोशली भी इम्पैक्ट किया और कल्चरली भी इम्पैक्ट किया, पॉलिटिकली भी इम्पैक्ट किया। ठीक है, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली यानी इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट किया, क्योंकि बुद्धिज्म ट्रेड के फेवर में था। बुद्धिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था, बट ट्रेड होना चाहिए। अब इस्लाम की बात करें, इस्लाम अगर हम जो रूलर्स, इस्लामिक रूलर्स जो थे इंडिया में, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, कंट्री को एक सिंगल हेड एडमिनिस्ट्रेशन दी, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया, टैक्स रिफॉर्म्स लाए, चाहे उसको एक्सप्लॉइटेशन कह लीजिए या फिर हिस्टोरिकली अर्बनाइजेशन में रोल प्ले किया, सिटीज बिल्डअप की, रोड्स बिल्डअप की। अब क्रिश्चियनिटी जो है वो, इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश का, तो ब्रिटिशर्स ने, क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उन्होंने एजुकेशन दी, उनको ने वेस्टर्न कल्चर के बारे में जाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाई, इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट किया, सोशली भी इम्पैक्ट किया, रिलीजियसली भी इम्पैक्ट किया, क्योंकि जो डाउन ट्रोडन लोग थे, जो लोअर कास्ट के जो थे, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, क्योंकि उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल रहे थे। तो ये इम्पैक्ट जो था इसका होलिस्टिक इम्पैक्ट का रहा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, क्योंकि पॉलिटिकली भी इम्पैक्ट किया, सोशली भी इम्पैक्ट किया, कल्चरली भी इम्पैक्ट किया, रिलीजियसली भी इम्पैक्ट किया। ओके। अब बुद्धिज्म फोकस किसे करता है? पॉलिटिकल पीस के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा पॉलिटिक्स में अप्लाई करें तो हार्मफुल एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट्स, peace at any cost and compromise with invaders. It gave advantages to the people of India on one hand and to the invaders of India on the other hand. That means in both instances it gave peace to the people of India but advantages to the economy. Indian monks and scholars carried Buddhism to foreign countries from the 3rd world century onwards, and thereafter the converts of these centuries looked up to India as a holy land, the cradle of their faith and pilgrimage, to which the crowding act of a pious household life work. पॉपुलर रिलीजन था और सिंपल रिलीजन था। Buddhism never gifted us a religion that is full of complications थी, unintelligible जो रिचुअल्स थे उसके अगेंस्ट दिया, जो कि प्रिस्टली क्लास परफॉर्म करती थी। तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पैक्ट किया, इंटेलेक्चुअल लाइफ को इसने इम्पैक्ट किया, बुद्धिज्म ने लैंग्वेज को इम्पैक्ट किया, रीजनल लैंग्वेज की डेवलपमेंट में इम्पैक्ट किया। ठीक है, आप जैसे बात करते हैं ग्रोथ ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, तो इंडियन की जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज जो थी तो हुआ क्या गया,
एज पर बासु रॉय क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने फॉर्मेटिव पीरियड दिया, इन्होंने कंस्ट्रक्टिव पीरियड दिया, इन्होंने एनालिटिकल पीरियड दिया और एवेल्यूएशन पीरियड दिया बासु रॉय ने। तो क्या हुआ, सबसे पहले विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। ओके, इथनोलॉजी के ऊपर, कल्चर के ऊपर बुक्स पब्लिश की गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा, रिसले हो गए, ठीक है, WH रिवर्स हो गए, स्टोडास की स्टडी की, रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंड्स की स्टडी की। यह हुआ फॉर्मेटिव फेज में, ट्राइब्स के ऊपर इंफासाइज किया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज आया। कंस्ट्रक्शन फेज में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एस्टेब्लिश किया गया, स्टार्टेड एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसमें MN श्रीनिवासन है, ठीक है, SC रॉय है, गुरे है, MN श्रीनिवासन है, DN मजूमदार है, इरावती कार्टर है, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। जैसे NK बोस है, इन्होंने हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल ऑब्जॉर्प्शन लिखी। MN श्रीनिवासन ने मैरिज रामपुरा विलेज की स्टडी करके मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर को स्टडी किया MN श्रीनिवासन ने। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन फेज में हुआ, चाहे वो मैरिज सिस्टम स्टडी की, फैमिली सिस्टम स्टडी की मैसूर में बाय MN श्रीनिवासन, चाहे वो NK बोस ने स्टडी की हिंदू ट्राइब मेथड्स ऑफ ट्राइबल ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, चाहे वो अंडमान आइलैंडर्स। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो कंस्ट्रक्शन फेज में जैसे कि आप जानते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, MN श्रीनिवासन हो गए, SC रॉय हो गए, NK बोस हो गए, तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन फेज में स्टडीज की। तो सोशल इंस्टीट्यूशन पर फोकस किया गया, इथनोग्राफीज के ऊपर फोकस किया गया, मोनोग्राफीज लिखी गई, मीन्स पर्टिकुलर कल्चर ग्रुप को स्टडी किया गया, चाहे वो MN श्रीनिवासन ने मैरिज एंड फैमिली स्टडी की हो मैसूर में, या फिर ट्राइबल मेथड ऑफ हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल ऑब्जॉर्प्शन स्टडी किया हो NK बॉस ने। ठीक है, और उसके बाद जो है MN श्रीनिवासन ने मैरिज एंड फैमिली एंड मैसूर में स्टडी किया हो MN श्रीनिवासन ने। आगे बढ़ते हैं गाइस, चलते हैं आगे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक है, MN श्रीनिवासन है, ठीक है, तो इन्होंने एथनोग्राफी स्टडी की, मोनोग्राफी लिखी इन्होंने। MN श्रीनिवासन ने मैसूर में स्टडी की, NK बोस ने ट्राइबल मेथड ऑफ हिंदू ऑब्जॉर्प्शन स्टडी किया। फिर एनालिटिकल फेज आ गया, तो क्या हुआ कि उसके बाद एनालिटिकल स्टडीज होने लगी। पहले फोकस था मोनोग्राफीज के ऊपर, फिर एथनोलॉजी के ऊपर फोकस था, डिस्क्रिप्टिव ट्राइबल स्टडीज की जाती थी, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, शिफ्ट होने लगा टू एनालिटिकल विलेज एंड कास्ट स्टडीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। तो इसको हमने क्या माना, एनालिटिकल फेस माना, ठीक है, एनालिटिकल फेस माना इनको। तो क्या हुआ कि शिफ्ट हुआ कहां से, हमारा शिफ्ट हुआ डिस्क्रिप्टिव ट्राइबल स्टडीज से हमारा एनालिटिकल स्टडीज के ऊपर शिफ्ट हुआ, हमने वेज स्टडीज के ऊपर शिफ्ट किया गया, एनालिटिकल फेस में हुआ, ठीक है। तो जैसे हमने स्टडी किया अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ट्राइबल सोसाइटीज का क्या, वेस्टर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर, तो ये एनालिटिकल पीरियड में आ गया। तो जैसे विलेज स्टडीज के लिए LP विद्यार्थी ने
एम एन श्रीनिवासन ने, विली मैचवाइजर ने, ठीक है। तो इन्होंने विलेज स्टडीज की, कास्ट की स्टडीज की, ठीक है। तो अब जैसे एम एन श्रीनिवासन ने बुक लिखी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एम एन श्रीनिवासन ने। फिर एम एन श्रीनिवासन ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स इन इंडिया डेवलप किया, संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट। श्रीनिवासन एम एन श्रीनिवासन मीन्स रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। तो हमने एम एन श्रीनिवासन ने हम स्टडी किया तो कुक्स ऑफ तो एम एन श्रीनिवासन ने क्या किया, तो एम एन श्रीनिवासन ने क्या किया, रिलीजन एंड सोसाइटी जो थी अमंग द कुक्स उनको स्टडी किया। रिलीजन और सोसाइटी जो थी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया उनको स्टडी किया। देन एम एन श्रीनिवासन ने बुक लिखी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, उसको स्टडी किया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम एन श्रीनिवासन ने लिखा। उसके बाद एम एन श्रीनिवासन ने रिलीजन एंड चेंज इन सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एम एन श्रीनिवासन ने स्टडी किया। उसके बाद फिर हम इरावती कर्वे ने क्या किया, एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडीज की महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद जब एवेल्यूएशन फेज आया, एवेल्यूएशन फेज में क्या हुआ, जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो क्रिटिकली जो है वो देखने लगे, उसको स्टडी करने लगे, ठीक है। तो जो अपनी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम थी उसको वो इम्पीरिकली और नॉर्मेटिव स्टडी करने लगे, ठीक है। तो जो प्रेजेंट फेज है तो एज इसको सोशियोलॉजी के बिल्कुल का पास में लेके गया है। तो वो जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ट्राइबल को, एग्रेरियन को, इंडस्ट्रियल को, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, ओके। जैसे एम एन श्रीनिवासन है, एस सी द्यूबे है, तो इन्होंने फील्ड सोशियोलॉजिस्ट की फील्ड को में काफी पेनिट्रेट किया और टू डिसिप्लिन को कंबाइन करने में और ताकि बेटर रिजल्ट्स यील्ड करने में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एम एन श्रीनिवासन ने और एस सी द्यूब ने। ये है ग्रोथ ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये काफी डिटेल्ड डिस्कशन हमने इसमें स्टडी की। इरावती कर्वे है, एच डी सनकलिया है, एल लीला द्यूब है, एस सी द्यूबे है, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन है। और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में मैकिम मेरिट है, मिल्टन सिंगर है, एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन विलेजेस की। अब इंडियन विलेजेस की बात हम करते हैं तो अब इंडियन विलेजेस में देखो हमने ग्रोथ स्टडी की, बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर हमने स्टडी किया जैनिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा। देन हमने स्टडी किया कि अदर जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनका ट्राइबल रूरल सोसाइटीज़ के ऊपर क्या पड़ा, इंडियन सोसाइटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर हमने ग्रोथ ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, कैसे पहले वो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करते थे, फिर एथनोलॉजी स्टडीज करने लगे, ओके। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए तो फिर इन्होंने आगे फिर जो स्टडीज थी वो कैरी आउट की। फिर उसके बाद विलेज स्टडीज की तरफ फोकस होने लगा, एंड कास्ट स्टडीज के ऊपर फोकस होने लगा। विलेज एम एन श्रीनिवासन ने स्टडी की, फिर डी एन मजुमदार ने स्टडी की, इरावती कर्वे ने एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी किया, एच एस रिसले थे, देन जी एस गुरे थे, देन एस एस सरकार थे, उन्होंने रेशियल क्लासिफिकेशन की। उसके बाद फिर इसको क्रिटिकली इसको एनालाइज करने लगे, जिसमें एम एन श्रीनिवासन, एस सी द्यूब ने सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को कंबाइन किया और ट्राइबल और एग्रेरियन सोसाइटी, चाहे वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इन्होंने स्टडी किया डिटेल में,
ठीक है। तो ये था। उसके बाद इंडियन विलेजेस, स्टडी ऑफ विलेज स्टडी इन इंडिया। इंडियन विलेज को हम कैसे एक सोशल सिस्टम मान सकते हैं। अब चेंजिंग ट्रेडिशन एंड चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट एंड इंटरकास्ट रिलेशन, एग्रेरियन रिलेशन टू इंडियन विलेजेस, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन विलेजेस। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि सेटलमेंट और इंटरकास्ट रिलेशन, agrarian relations and Indian villages, impact of globalization on Indian villages. Then we have विलेज को हम क्या मानते हैं, एक बेसिक यूनिट मानते हैं ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडिया क्या है, बेसिकली नेशन ऑफ विलेजेस है। ठीक है, तो विलेज को हम मानते हैं एज द बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो हम जब विलेज डी एन मजूमदार की बात करते हैं, जोगेंद्र सिंह की बात करते हैं, ठीक है, तो विलेज जो है, विलेज इंडिया जो है वो विलेजेस है नेशन का। तो विलेज को माना गया है एज बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो सिग्निफिकेंस क्या है विलेज स्टडीज की, तो एवोल्यूशन ऑफ विलेज स्टडीज, कैसे एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो 1950 तक जो था वो बुक व्यू था विलेज स्टडी का। ठीक है, और उसके बाद जब सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, उन्होंने विलेजेस को स्टडी किया बाय फील्ड व्यू, यूजिंग पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड। कौन सी टेक्निक अप्लाई, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड्स को टेक्निक अप्लाई, और विलेज स्टडी को इन्होंने स्टडी किया सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। पहले तो बुक व्यू ही था। एवोल्यूशन कैसे हुआ, जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक्स का नाम दिया। पोस्ट कॉलोनाइजेशन के बाद जो है इंडियन जो विलेजेस थे, उनको वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का उनको हिस्सा मानने लगा और सिविलाइजेशन का हिस्सा माना जाने लगा। ऐसा नहीं कि वो लिटिल रिपब्लिक्स हैं। ठीक है, तो जैसे मैकिम मेरियट है, मैकिम मेरियट ने यूनिवर्सलाइजेशन प्रोकलाइजेशन का कंसेप्ट दिया, लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन का कंसेप्ट दिया, और उन्होंने कहा किशनगढ़ ही विलेज है। ठीक है, किशनगढ़ ही विलेज को स्टडी किया, किसने, मैकिम मेरिट ने किशनगढ़ ही विलेज को स्टडी किया और इंटरप्ले स्टडी किया लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन प्रोकलाइजेशन जो है वो स्टडी किया मैकिम मेरिट ने। उसके बाद एम एन श्रीनिवासन ने क्या किया, विलेज स्टडीज। एम एन श्रीनिवासन ने क्या किया, आफ्टर कंडक्टिंग विलेज स्टडीज इन साउथ इंडिया। तो जो विलेज स्टडीज जो थी वो जो विलेज स्टडीज थी उनको साउथ इंडिया में उसको स्टडी किया एम एन श्रीनिवासन ने। तो विलेजेस को माना गया ऑब्जर्वेशन सेंटर्स। ठीक है, तो अब विलेज स्टडीज के बेनिफिट क्या हुआ है, जैसे मैं बताता हूँ। मैकिम मेरिट ने स्टडी की विलेज स्टडीज, तो फिर उसके बाद एस सी रॉयन, एस सी द्यूबे ने विलेज स्टडीज स्टडी की, एम एन श्रीनिवासन, जो तीनों जो थे इन्होंने विलेज स्टडीज पे फोकस किया। एम एन श्रीनिवासन, एस सी द्यूबे एंड मैकिम मेरिट, इन्होंने विलेज इंडिया जो है वो वर्क्स किया। तो सिग्निफिकेंस तो थे इसके, है ना। तो कैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन को हम कैसे सक्सेसफुल बनाए, उसमें हेल्प की। न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किए गए विलेज स्टडीज से। ठीक है, तो ये सारा इसका तो इंडियन सोशल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प किया, सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प किया। ठीक है ना। तो हमने आइडियोलॉजी स्टडी की, विलेज की कास्ट के बारे में स्टडी किया, किनशिप के बारे में स्टडी किया, पॉलिटिक्स स्टडी किया। ठीक है, तो उससे हमें सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प मिली, हमें डिसेंट्रलाइज वो सक्सेसफुल बनाने में हेल्प मिली। ठीक है, तो अब जो सेटलमेंट, जो ट्रेडिशनल एंड चेंजिंग पैटर्न है सेटलमेंट का और इंटरकास्ट रिलेशन का, उसमें हम स्टडी करेंगे क्या क्या पैटर्न्स हैं। तो चेंजिंग पैटर्न्स हैं सेटलमेंट्स के एंड इंटरकास्ट रिलेशंस के, वो क्या हैं, ट्रेडिशनल क्या थे और चेंजिंग पैटर्न्स क्या थे। ओके, तो ट्रेडिशनल एंड चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट एंड इंटरकास्ट।
रिलेशन को हमने स्टडी किया। तो उसमें हमने बड़े सारे पैटर्न्स हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न है, लीनियर पैटर्न है, स्टार शेप्ड पैटर्न है, ट्रायंगुलर पैटर्न है, नेबुलर पैटर्न है, कंपैक्ट सेटलमेंट है, सेमी कंपैक्ट सेटलमेंट है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट है। ठीक है, ट्रायंगुलर है, डिस्पर्स्ड है, स्टार शेप्ड पैटर्न है। तो ये सारा पैटर्न सिस्टम है। तो उसके बाद हम आते हैं आगे, तो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस मिनोरिटीज़ हैं क्या हैं, और उनकी सोशियो स्टेटस कैसा है, पॉलिटिकल स्टेटस कैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। अब जैसे हम बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ मिनोरिटीज़ एक्ट जो है वो 1992 में बना। तो इन्होंने जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीस हैं, जैन रिलीजन, इनको माइनॉरिटीज दिया गया। तो जो इनको और इनकी नोटिफाई किया गया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ठीक है, तो उसके बाद इनके लिए प्रोविजंस क्या है, तो उनके रिलीजन के बेस पे, उनके माइनॉरिटीज हैं तो रिलीजन्स के बेस पे हम माइनॉरिटीज नहीं कर सकते, लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये है आर्टिकल 59 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 आता है। आर्टिकल 16 1 एंड 2 बोलता है सिटीजन राइट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट। ओके, तो ये आर्टिकल फिर 25 है, 26 है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड रिलीजन, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। ठीक है, देन आर्टिकल अंडर 15 एंड 16। देन आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। तो आर्टिकल 15 के तहत हम क्या करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसके आगे मैं बताता हूँ आपको। आर्टिकल 15 16 को याद रखना पड़ेगा। 14 15 16 15 16 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15 ये कहता है, देन आर्टिकल 16 ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 ये कहता है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उसके बाद आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 कहता है कि आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी को भी फ्री राइट है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। तो ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, तो मोरालिटी एंड हेल्थ अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। ठीक है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, ये भी है। और उसके बाद 25 है, 26 ऑर्डर आता है जिसमें 15 16 26 है। 26 ये कहता है कि राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीजन, दे हैव राइट टू मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 26 ये कहता है। देन 28 आर्टिकल्स ये कहता है कि हैव पीपल्स फ्रीडम हैज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 28 में। ठीक है, देन उसके बाद बड़े सारे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है 2004, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है 2004। तो इसमें क्या करता है, माइनॉरिटी स्टेटस देता है टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बेसिस पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको माइनॉरिटी स्टेटस देता है, चाहे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स है, बौद्धिज्म है, जोरोआस्ट्रियनिज्म है, पारसीज एंड जैन्स है। तो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इट्स टू इंटरनेशनल कवेनेंट्स ऑफ 1996।
declare that all human beings are equal in dignity and rights, and prohibit all kinds of discrimination, racial, religious, etc. Okay, so this was all about India is perhaps the largest and most plural society in the world. When people where people speak an array of languages and use a wide range of scripts. देन ये रिलीजियस माइनॉरिटीज आगे माइनॉरिटीज को एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है, ठीक है। तो यूएन की डिक्लेरेशन भी है ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज 1992। ओके, तो इंडिया इस परहैप्स जो है वो प्लूरल सोसाइटी है, जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो ठीक है। तो इंडिया वाज द फर्स्ट मेजर डेमोक्रेसी टू प्रोवाइड राइट फॉर द कल्चरल कलेक्टिवनेस डाइवर्स रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज लिविंग इन द वर्ल्ड। तो ये आ गया माइनॉरिटीज आर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। अगर हम बात करें तो इनकी तो एजुकेशन लेवल को डिस्कस कर सकते हैं, हेल्थ स्टेटस को डिस्कस कर सकते हैं, स्टेटस डिस्कस कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन डिस्कस कर सकते हैं, डेमोग्राफी डिस्कस कर सकते हैं, इनकी प्रोपोर्शन कम है। अब उसके बाद जो सोशियो इकोनॉमिक वाइज वेरियस ये जो है ना, तो सोशियो इकोनॉमिक पहले क्या था, सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ रिलीजियस मिनोरिटीज, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या हैं, पारसीज के क्या है, सिख्स के क्या है, बुद्धिस्ट के क्या है, क्रिश्चियंस के क्या है, मुस्लिम्स के क्या है, लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज बहुत सारी मिनोरिटीज है जिनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, जिनकी अदर दैन फर्स्ट लैंग्वेज है, जो कि मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज नहीं है, जो कि अदर बोलते हैं वो माइनॉरिटीज है। तो मेजर इश्यूज जो फेस मेजर इश्यूज फेस्ड बाय लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज इन इंडिया, दैन फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मिनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनॉरिटीज़ बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमने रीऑर्गेनाइजेशन किया है लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर, लिंग्विस्टिक बेसिस, तो कन्फ्लिक्ट से कम नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कॉन्कनी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है गोवा में, तो बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ गोवा उसमें प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो तो जैसे लैंग्वेजेस हैं कुछ ऐसी एयर शेड्यूल में है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है, इन नॉट इन ए सिंगल स्टेट, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, देन उसके बाद एजुकेशनल इश्यूज हैं, मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस होने के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज एज नॉट enjoined upon the states, है ना। तो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज द गवर्नमेंट नॉट कंडक्टिंग एग्जाम्स इन मिनॉरिटी लैंग्वेज एक्ट्स एज ए हर्डल। पॉलिटिकल भी है, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन इनकी कम है, रिलीजियस मिनॉरिटीज की भी इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन कम है, वायलेंस है इनके खिलाफ, लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज है चाहे रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं, है ना। तो और क्या हो सकता है, और ये इनका कम्युनल भी इश्यूज है, इनका कम्युनल इश्यूज भी हैं, अदर इश्यूज हैं, ठीक है ना। मेजर इश्यूज फेस्ड बाय लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज, कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज फेस करती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव,
ओके देन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के इनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, कम वायलेंस है, एजुकेशन में जो रिक्रूटमेंट है लैंग्वेजेस में नहीं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में नहीं होती हैं। देन कम्युनल राइट्स हैं, ठीक है। तो अदर इश्यूज हैं बहुत सारे, जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़, they can recruit minority communities can establish their own education institutions and can reserve 50% of seats for the students of their own community members. In addition, they can recruit 100% staff from their own community. So these are the schemes, program, initiative undertaken by the Ministry of Minority Affairs for the welfare of minorities. Then educational scholarships है, then pre-matric scholarship है, post-matric scholarship है, merit cum means based scholarship schemes है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनली एम्पावर कर रहा है गवर्नमेंट, और इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट है, सीखो और सिखाओ। नई मंजिल करके स्कीम है, ओके। तो नई मंजिल करके स्कीम है, सीखो और सिखाओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है इससे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है। स्पेशल नीड्स, तो जैसे नई रोशनी, लीडर वीमेन लीडर्स को डेवलप करना, हमारी धरोहर, माइनॉरिटी कम्युनिटीज की धरोहर को प्रोटेक्ट करना, जियो पारसी स्कीम है, वक्त वक्फ मैनेजमेंट है ना, रिलीजियस हज मैनेजमेंट है। तो ये सारे स्पेशल नीड्स के लिए बनाई गई हैं। हज मैनेजमेंट है, वक्फ मैनेजमेंट है, नई रोशनी है, हमारी धरोहर है, जियो पारसी है। तो ये इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट की जाती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है। देन उसके बाद स्पेशल नीड्स के लिए वक्फ मैनेजमेंट है। देन जियो पारसी है, हमारी धरोहर है, नई रोशनी है, ओके। तो इसमें स्कॉलर एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम है, special programs initiative undertaken by Ministry of Minority Affairs for welfare of minorities, एजुकेशन एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, स्पेशल नीड्स है। देन इंडिजीनियस एंड एक्सोजीनियस प्रोसेस है, ठीक है। इंडिजीनियस है, एक्सोजीनियस प्रोसेसेस हैं, सोशियो कल्चरल चेंज इन इंडियन सोसाइटी, संस्कृताइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है ना, मॉडर्नाइजेशन है। तो ये एक्सोजीनियस एंड इंडोजीनियस प्रोसेस हैं सोशल चेंज के। लिटिल ट्रेडिशन है, ग्रेट ट्रेडिशन है, पंचायती राज है, मीडिया है, सोशल चेंजेस है। तो क्या हुआ है इन सब चीज़ों से? ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना। एजुकेशन लेवल इम्प्रूव हुआ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बड़े हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स आई हैं। तो इंटरप्ले है, लिटिल ट्रेडिशंस जो है वो कुछ फेस्टिवल्स जो हैं वो ग्रेटर ट्रेडिशन के पार्ट बन गए हैं, और कुछ ग्रेटर ट्रेडिशन के फेस्टिवल वो लिटिल ट्रेडिशन के पार्ट बन गए हैं। अमन श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन स्टडी की, वेस्टर्नाइजेशन स्टडी की, ठीक है ना, पंचायती राज को स्टडी किया, सोशल चेंज को स्टडी किया। अब सोशल चेंज है क्या? सोशल चेंज में भी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन इन वेज ऑफ डूइंग एंड, social change means modification in ways of thinking and doing and thinking is a social change, okay। तो डी एन मजूमदार, इंडिजीनियस प्रोसेस है, एक्सोजीनियस प्रोसेस है, सोशल चेंज है।
The concept of Sanskritization was first introduced by Professor Aman Srinivas in his book Religion and Society Among the Cooks of South India. ठीक है, तो रिलीजन एंड सोसाइटी among the cooks of South India. Then the concept of Sanskritization was first introduced by Aman Srinivasan. Aman Srinivasan ने introduce किया था in his book. Okay, तो religion and society among the cooks of South India. Aman Srinivasan. तो इन्होंने स्टडी किया, सोशल चेंज को स्टडी किया, संस्कृताइजेशन को स्टडी किया, है ना। तो एम एन श्रीनिवासन ने बुक लिखी थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। देन उसके बाद हम बात करते हैं एम एन श्रीनिवासन ने वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट किया, संस्कृताइजेशन के ऊपर भी नोट लिखा। ओके, देन उसके बाद आप देखते हैं मीडिया की वजह से क्या सोशल चेंज आता है। मीडिया जो है वो डेवलपमेंट स्कीम्स को सक्सेसफुल बनाने में लिए अहम रोल प्ले करता है। कंट्री की को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में अवेयर करता है, पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में हेल्प करता है, लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है, सोशल इवल्स को इम्पैक्ट करता है, एजुकेशन कंटेंट इंफॉर्मेटिव है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, थ्रू किसान टीवी, स्वयं प्रभा, बिहेवियरल चेंजेस जैसे पीएम मन की बात। ठीक है, तो जिमा नागास मास मीडिया की वजह से सोशल चेंज आ गया। केस स्टडी एग्जांपल देते क्या चेंजेस आ गया। सिंबल्स, साइन बोर्ड्स आर पॉपुलरिटी यूज, चेंजेस टुक प्लेस। Hippo will pass the message to one village and it will be passed on to other village and to other. But with coming of the mobile, it has become very easy to communicate in a minute. सो हिपाऊ मऊ एंड नागा में, जिमा नागा में, तो ये आने से तो डेथ्स की वो खुद ही जाते थे डोर टू डोर। तो ही हैज टू गो ओनली टू दोज प्लेसेस वेयर देयर इज नो मोबाइल नेटवर्क। डेटा रिवील्स दैट डिस्पाइट द पुअर नेटवर्क मोर देन हाफ ऑफ द टोटल रिस्पोंडेंट्स यूज मोबाइल फोन्स। तो हिपाऊ पोमी जिमा नागास के ऊपर केस स्टडी दी है। जिमा नागास के ऊपर केस स्टडी ऑन जिमे नागास। ओके, तो देन अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे तो हम देखते हैं ट्राइबल के डेफिनेशन को। अगर हम देखते हैं ट्राइबल है क्या, है ना, तो लेविस मॉर्गन ने बुक लिखी थी एन एंशिएंट सोसाइटी। लेविस मॉर्गन ने बुक लिखी थी एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी बुक में ट्राइब की एग्जांपल दी थी। ट्राइब इज ए कलेक्शन ऑफ बेसिकली नंबर ऑफ क्लैंस, तो जिनका एक अपनी लैंग्वेज है, कल्चर है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, टेरिटरी है अंडर देयर ओन पोजेशन। तो ट्राइब क्या है बेसिकली, एक कलेक्शन है ऑफ, इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्लैंस। तो एल एच मॉर्गन ने एक बुक लिखी थी इन इस बुक एंशिएंट सोसाइटी। एल एच मॉर्गन ने एक बुक लिखी थी इन इस बुक एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी बुक लिखी थी एन एच मॉर्गन ने। तो इन्होंने कहा कि एक जो ट्राइब जो है वो कलेक्शन है नंबर ऑफ क्लैंस का। एक उनकी लैंग्वेज है, इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, टेरिटरी है। ठीक है, तो ट्राइब क्या है बेसिकली, इज ए टाइप ऑफ सोसाइटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज। ओके गाइस, देन बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी की बात करें। एंशिएंट सोसाइटी बुक लिखी थी एल एच मॉर्गन ने। देन बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी है कि जेनेटिक वेरिएशंस हैं ट्राइबल्स के लोगों में।
चाहे वो सेंट्रल इंडिया के ट्राइब हो, चाहे वो ईस्टर्न इंडिया के ट्राइब हो, चाहे वो सेंट्रल इंडिया के ट्राइब हो, चाहे वो हिमालयन रीजन के ट्राइब हो, तो उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ही है। चाहे वो फेशियल फीचर्स हो, नेशनल इंडेक्स हो, करेनियल इंडेक्स हो, स्टेचर हो, चाहे जीन्स हो, पीटीसी टेस्टर्स, नॉन टेस्टर्स को इंसिडेंट सिंगल सेल ट्रेट हो नहीं हो, किसके फीचर्स हैं, मंगलोइड के फीचर्स हैं, ड्रेविडियन के फीचर्स हैं, इंडो आर्यन के फीचर्स हैं, तो ये सारा बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी की बात करती है। पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट था, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट अंडरटेक किया और इन्होंने क्या किया, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी जो थी इंडियन ट्राइब्स की उसको वो स्टडी किया। ठीक है, देन अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की इंडियन ट्राइबल्स की। अब ट्राइब डी एन मजूमदार एलपी जो विद्यार्थी थे उन्होंने 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन दी इसकी ट्राइब्स की 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन दी। तो इस क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं हिमालयन ट्राइब्स। ठीक है, जैसे खासीस हैं, गारोस हैं, कुकीस हैं, मणिपुरी है, लेप्चास है, बोटिया है। मिडिल रीजन में जुआंग्स है, मुंडास है, संथल्स है, गोरवान्स हैं, जुआंग्स हैं, बैगा है। वेस्टर्न इंडिया रीजन में आता है हिमालयन रीजन में आता है, मिडिल इंडिया रीजन में आता है, मिडिल इंडिया हिमालयन रीजन में आता है, मिडिल इंडिया रीजन में आता है। देन वेस्टर्न इंडिया रीजन में आते हैं ये भिल्स आ गए, मीनास आ गए, है ना। उसके बाद गोंड्स आ गए, वर्लीस आ गए, सिद्धीस, वर्लीस, गोंड्स वेस्टर्न इंडिया में। साउदर्न इंडिया में आ गए पनियंस आ गए, देन बडग्गास आ गए, कोटास आ गए, टोडास आ गए, टोडास, कोटास, बडग्गास, पनियंस। देन आइलैंड रीजन में आ गए ग्रेट जोराबास, ओंजिस, देन ग्रेट अंडमानीज एंड नॉर्थ एंटिलीज। तो ये हमारी आगे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, जोग्राफिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियन ट्राइब्स की। देन रेशियल क्लासिफिकेशन है वो हमने पढ़ा है ऑलरेडी। लिंग्विस्टिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन के, तो अब लिंग्विस्टिक ट्रस्ट इसमें देखिए इंडो आर्यन फैमिली में आती हैं। देखो इंडियन आर्यन फैमिली में गुजर्स आते हैं, गुजरी बाय द स्पोकन बाय द गुजर्स, बिल्स, देन देन छत्तीस गुजराती, मराठी, आसामीज, ओडिया। ठीक है, तो ये गुजरात के जो ट्राइब्स हैं, राजस्थान के जो ट्राइब्स हैं, या फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन के जो ट्राइब्स हैं वो स्पीक करते हैं इंडो लैंग्वेज फैमिली। जैसे गुजराती है, छत्तीसगढ़ी है, गुजराती है, देन गुजरी है बाय द गुजर्स, बिली है बाय द बिल्स। ड्राविडियन फैमिली ये टोडास द्वारा स्पोक की जाती है, इरुलास के द्वारा स्पोक की जाती है, पनियंस द्वारा स्पोक की जाती है, चैंगचूस द्वारा स्पोक की जाती है, कडार्स ऑफ केरला द्वारा स्पोक की जाती है। देन ऑस्ट्रोसियाटिक फैमिली में मोन खैमर ग्रुप आता है, खासिस एंड द जेनिथियास ऑफ मेघालय, खासिस एंड जेनिथियास ऑफ हिमालयास ये मोन खैमर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मुंडास जो है ना, ये लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर सिनो तिब्बतन में आ जाते हैं बोतिया है, लपचास है, लाहौली है, स्पीति है, किन्नौरी है, लद्दाखी है। ठीक है, तो ये आता है सिनो तिब्बतन फैमिली। तो जो जितने भी खासीस हैं या फिर जैनितियास हैं ऑफ द मेघालय, जितने भी ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एंड हिमालयन रीजन के, तो वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तिब्बतो बर्मन फैमिली सिनो तिब्बतन फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिनो तिब्बतन फैमिली से बिलोंग करते हैं जितने भी ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ठीक है, ऑस्ट्रोसियाटिक फैमिली है। ओके, देन इंडो आर्यन फैमिली है, द्रविडियन फैमिली है। ठीक है, ये लैंग्वेजेस फैमिली है। ठीक है, तो इंडो आर्यन का जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में रहते हैं, है ना, या फिर जो राजस्थान के ट्राइब्स हैं, या फिर यूपी के जो ट्राइब्स हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के, गुजरात के जो ट्राइब्स हैं,
ठीक है, वो सारे बिलोंग करते हैं इंडो आर्यन फैमिली से। और जो द्रविडियन फैमिली, जो साउथ के ट्राइब्स हैं, चाहे वो टोडास हैं, कोटास हैं, पनियंस हैं, इरोलास हैं, वो करते, वो उनकी लैंग्वेज बिलोंग करती है द्रविडियन फैमिली से। ओके। उसके बाद हम अगर हम द्रविडियन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो द्रविडियन सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने वो इग्लिटेरियन होते हैं, कोऑपरेटिव की तरह काम करते हैं, एंडोगेमस ग्रुप है। और दूसरा जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इनकी एक ट्राइब्स होते हैं फूड हंटर्स एंड गैदरर्स, जिनमें हम कह सकते हैं जोवांग्स ऑफ ओडिशा, तो ये हैं फूड एंड गैदर हंटर्स। फिर आता है शिफ्टिंग एंड हिल कल्टिवेटर्स, इसमें आता है खासिस। Okay. Then shifting and hill cultivator. Then tribal communities. वो प्रैक्टिस करते हैं, फूड गैदरर हैं, फूड गैदरर एंड हंटर्स हैं, शिफ्टिंग एंड हिल कल्टिवेटर्स हैं। फूड गैदरर्स एंड हंटर्स हैं, शिफ्टिंग एंड हिल कल्टिवेटर्स हैं। ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग एंड हिल कल्टीवेटर्स में अगर हम बात करें तो इनमें जुम है इन असम में। ठीक है, असम में, जुम इन असम। देन इसके बाद कल्टीवेटर्स आते हैं, जैसे बिल्स हो गया, मीनास हो गया, ये कल्टीवेटर्स हैं। खासिस भी कल्टीवेटर्स हैं, मुंडा और वांस कल्टीवेटर्स हैं, पेस्टोलिस्ट टोडास हैं, गुज्जर्स हैं, गद्दीस हैं, पेस्टोलिस्ट्स एंड कैटल हर्डर्स, कल्टीवेटर्स, हिल कल्टीवेटर्स, देन फूड गैदरर्स हैं, पेस्टोलिस्ट्स हैं, हर्डर्स हैं, सिंपल आर्टिजन्स हैं, जैसे असूर्स ऑफ बिहार है। ओके। देन बिरहोर जो है वो रॉक मेकिंग में है। असुर जो है वो फोक आर्टिस्ट हैं। नार्थ एंड स्पेरास ऑफ उत्तर प्रदेश, दे आर फोक आर्टिस्ट। एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं। सेवरल लैंडलेस एंड मार्जिनल ट्राइबल हाउस होल्ड्स आर एंगेज्ड एज एग्रीकल्चरल लेबर्स। एग्रीकल्चरल है और नॉन एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं। ट्राइबल्स एंगेज इन सर्विस एंड ट्रेड है। ये सारे जो है वो क्लासिफिकेशन है ट्राइब्स की। हंटर गैदरर्स हैं, कुछ एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, कुछ हिल कल्टीवेटर्स हैं, कुछ कल्टीवेटर्स हैं, कुछ ट्राइबल्स एंगेज्ड हैं सर्विस एंड ट्रेड में, कुछ फोक आर्टिस्ट हैं जैसे स्पेरास एंड नैट्स इन उत्तर प्रदेश, सिंपल आर्टिजन्स हैं कुछ जैसे बिरहोर्स हैं, वो रॉक मैपिंग में एंगेज्ड हैं, कुछ पेस्टोलिस्ट हैं, कैटल हार्डर्स हैं जैसे गद्दीस हैं, गुजर्स हैं, बोटियास हैं, कल्टीवेटर्स हैं, टोडास, नो, मुंडास, संथल्स, हो, ओरवान्स। देन कम्स शिफ्टिंग हिल कल्टीवेटर्स हैं, जूम इन आसाम। ठीक है, इसमें हम करेंगे हम जुआंग्स हैं, जुआंग्स की बात कर लो। जुआंग्स भी हिल कल्टीवेटर भी हैं और फूड गैदरर्स एंड हंटर्स भी हैं। ओके। देन उसके बाद प्रॉब्लम्स को तो हमने पढ़ा है। प्रॉब्लम क्या है ट्राइबल सोसाइटीज की? लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, इंडेपेंडेंस की प्रॉब्लम है, देन लो लिटरेसी है, ये प्रॉब्लम है। वो एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं, विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
लैंड एलिनेशन है, तो प्रॉपर उनको कंपेंसेशन नहीं मिलता है। जब जैसे झारखंड की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, ये जो स्टेट्स जो है वो बनी है, इनमें एथनिक कन्फ्लिक्ट की वजह से हुई है। कहीं ना कहीं इनकी एक्सप्लॉइटेशन ही हुई है, कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट नहीं हुआ है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो डिमांड हुई थी स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। तो उत्तराखंड का भी सेम है। अब बॉर्डरलैंड का इशू है, वो भी एक कहीं ना कहीं, तो ये जो लैंड एलिनेशन एक रीजन है कि ये डिमांड करते हैं सेपरेट स्टेटहुड की, सेपरेट ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, क्योंकि दे फील नेग्लेक्टेड, दे फील एक्सप्लॉइटेड। एजुकेशन यहाँ तक पहुंची नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तक पहुंचा नहीं है, ऐसा इनका मानना है। तो ये अपनी डिमांड्स रेज करते हैं। ओके, तो रीजंस क्या है लैंड एलिनेशन के? बहुत सारे रीजंस हैं लैंड एलिनेशन के, है ना। लैंड रिकॉर्ड्स मैनिपुलेशन कर दिया जाता है, बेनामी ट्रांसफर हो जाता है। लैंड एलिनेशन क्यों होता है? बेनामी ट्रांसफर्स हो जाती हैं, मॉर्गेजिंग करते हैं, मॉर्गेजिंग कर देते हैं, तो मॉर्गेज लैंड कर देते हैं, लेकिन लोन को रेज करने के लिए लोन चुका नहीं पाते, तो फिर मनी लैंडर्स जो है उनकी लैंड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जैसे बेनामी ट्रांसफर्स होती हैं। यह है मैनिपुलेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, मैनिपुलेशन है लैंड रिकॉर्ड्स का। मैनिपुलेशन द अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो कंट्रीब्यूट किया है टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड एलिनेशन। देन अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ जो है लैंड रिकॉर्ड्स, उसने लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, मैनिपुलेशन की, बेनामी ट्रांसफर्स हो जाती हैं, मॉर्गेजिंग हो जाती है, एनक्रोचमेंट हो जाती है, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंडेप्टेडनेस, देन आगे बढ़ते हैं। इंडेप्टेडनेस, इंडेप्टेडनेस कैसे होगी? क्योंकि वो अपनी लैंड को मॉर्गेज करते थे, मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। ओके, तो बैंकिंग फैसिलिटी इनएडुकेट थी, इनएडुकेट है, तो उसकी वजह से इंडेप्टेडनेस आ जाती है। 43% मेजोरिटी जो ट्राइबल्स हैं are believed to be below the poverty line. Majority of this living in indebtedness. इंडेप्टेडनेस हो जाती है मनी लेंडर्स की वजह से, उनकी डिपेंडेंसी है उनके ऊपर। और क्या पीछे हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ये जो है वो बैंकिंग फैसिलिटी इनएडुकेट नहीं है, फिर मैनिपुलेशन हो जाता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। ठीक है, इसकी वजह से भी इंडेप्टेडनेस। अब पॉवर्टी के भी रीजंस हैं। पॉवर्टी क्यों है? इलिटरेसी की वजह से पॉवर्टी है। एग्रीकल्चर जो है वो बैकवर्ड है, इंडेप्टेडनेस भी है, लैंड इलिनेशन भी है, लैक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे रीजंस बन जाते हैं पॉवर्टी के। ओके, देन अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना। अब रीजंस क्या है? सेम, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? इंडेप्टेडनेस है, पॉवर्टी है, लैंड एलिनेशन है, पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिपोर्ट 80% एसटी फोर्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, और 40% ऑफ दिस आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल लेबर। तो इनमें से 40% और 21% जो है वो एंगेज इन कैजुअल लेबर, हाइएस्ट अमंग ऑल द ग्रुप्स। ओके, community practicing hunting and gathering have declined by 24.08% as forests have disappeared and wildlife have diminished.
फॉरेस्ट डिसअपेयर हुए हैं, वाइल्ड लाइफ डिसअपेयर, तो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयमेंट है। ओके, तो उसके बाद फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं और इम्पैक्शन क्या हुआ है इनके ऊपर। जैसे डैम्स है, पोलावरम प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे 50% लोगों को, ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस किया। पोलावरम डैम है आंध्र प्रदेश का, जिसने बड़े सारे लोगों को डिस्प्लेस किया। अब डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पीपल मीन्स डिस्टर्बेंस ऑफ देयर वे ऑफ लाइफ। जब उसका वे ऑफ लाइफ उनका डिस्टर्ब हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गए, तो क्या हुआ? सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक ट्रेडिशन जो था वो उनका डिस्ट्रॉय हो गया। पोलवरम प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, कोल कारो प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, कोल कारो प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, पोलवरम प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइस। थैंक यू गाइस।